ओके, सो लेट अस बिगिन द सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम विशाल गौरव है। मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हूं और इस पाथफाइंडर नाम के सेशन को लगभग 2 महीने से मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। इसके पीछे की जो मंशा है, इसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि हमारी धरती, दरभंगा की धरती, मिथिला की धरती, इनमें अक्सर हाँ ये देखा गया है कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं होती है और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधाओं में लोगों के पास प्रतिभा होती है। कई दफा ऐसा होता है कि हमारी प्रतिभा किसी एक फील्ड में है, लेकिन हम अपना करियर जो है वो किसी दूसरे फील्ड में चुन लेते हैं और उसका जो रीजन होता है वो होता है कि हमारे पास जानकारी का अभाव होता है। हमें मालूम नहीं होता है कि ये जिस चीज के लिए हमारे पास टैलेंट है वो भी एक करियर के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है, उसको भी एक करियर के रूप में रखा जा सकता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लगभग 2 महीने पहले इसकी शुरुआत की गई थी और आज हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है कि बहुत ही एक जिनको अचीवर कोट अनकोट कहा जा सकता है, शख्सियत हमारे साथ है, श्री दीपक आनंद। मैं इनको थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। दीपक आनंद जी ने अपनी जो शुरुआती शिक्षा है वो क्लास 4 तक उन्होंने दरभंगा पब्लिक स्कूल में हासिल की है और उसके बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, जो कि एक बहुत ही एकम्प्लिस्ड इंस्टीट्यूशन है स्कूली शिक्षा का देवघर में, वहां से उन्होंने पढ़ाई की है 12वीं तक। इसके बाद 2010 से लेकर 2014 तक उन्होंने आईएसएम धनबाद, जो कि अब आईआईटी भी है, वहां से की अपनी पढ़ाई की और 2014 में जब उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया उसके बाद उनको जो कैंपस प्लेसमेंट होती है आईआईटी से, तो उनके पास दो विकल्प थे। एक टाटा ग्रुप से था और एक स्लमबर्गर नाम की कंपनी से था। दीपक आनंद जी ने 7 दिनों की नौकरी की केवल, और 7 दिनों के बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं, मेरे जो अरमान है या मेरे जो सपने हैं या मेरी जो कॉलिंग है वो शायद कहीं और है जिंदगी में। और उन्होंने 7 दिनों के बाद नौकरी को छोड़ दिया और उन्होंने तैयारी की। और शायद वो इस कंट्री के चुनिंदो चुनिंदे लोगों में होंगे जिन्होंने 1 साल की तैयारी के बाद इस एग्जामिनेशन को, जो कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहलाता है, उसको 2015 के बैच में उन्होंने क्रैक कर लिया। मैं चूंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्जामिनेशन से अनभिज्ञ होंगे या उनको बहुत जानकारी नहीं होगी, तो मैं उनको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दे देता हूं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज आर्ग्यूएबली, आर्ग्यूएबली का मतलब होता है जिसके पीछे हम बहुत सारे तर्क दे सकें, तो आर्ग्यूएबली ये इस देश का सबसे टफ एग्जामिनेशन है। और जब मैं टफ कहता हूं तो टफ का मतलब ये होता है, एग्जामिनेशन को की टफनेस का जो पैमाना है वो होता है कि कितने लोग उस एग्जामिनेशन में अपियर कर रहे हैं और कितने लोग उसमें सफल होके फाइनली सिलेक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन के टफनेस को मेजर करने का जो पैमाना होता है वो उसका सिलेबस नहीं होता है, वो उसका कोर्स नहीं होता है, वो होता है कि कितने लोग एग्जामिनेशन देते हैं और कितनों का फाइनली सिलेक्शन होता है। आपके जानकारी के लिए लगभग 9 से 10 लाख लोग इस एग्जामिनेशन में हर साल अपीयर करते हैं, उसका फॉर्म भरते हैं। और जो सीटें होती हैं वो चंद सैकड़ों में होती है, यानी 800, 850, 900 इनके आसपास होती है। और इन 800 900 के अंदर भी जो प्रीमियम सर्विसेज हैं, जिनके लिए लोगों की एस्पिरेशन ज्यादा होती है, बहुत हाई होती है, जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या आईआरएस, मैं चार को मानता हूं इसमें, इसमें लगभग 250 से 300 सीटें होती हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि 10 लाख एग्जामिनेशन देने वाले और 300 लोग, और दीपक आनंद जी का रैंक 235 था 2015 के एग्जामिनेशन में। अभी दीपक आनंद जी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, इन्वेस्टिगेशन नॉर्थ बिहार को हेड कर रहे हैं, और जो कि पॉपुलरली इनके अपने डिपार्टमेंट में रेड डिवीजन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 2019 का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था उसमें 13 जिलों को हेड किया था उसके ऑर्गेनाइजेशन में, और जिसके लिए उनको
उसके बारे में मेरी आवाज चली गई थी, सॉरी, आई थिंक आई एम बैक। ब्रजेश ब्रजेश ठाकुर का जो एक कुख्यात केस है उसके बारे में आपने सुना होगा, मुजफ्फरपुर का। दीपक आनंद जी उसमें अलॉन्ग विथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि एक बहुत ही प्रमुख एजेंसी है इस कंट्री की, उनके साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। और जो दो चीजों का एहसास अमूमन होता है जब हम लोग इनके प्रोफाइल के बारे में जानते हैं या प्रोफाइल को हम जब पढ़ते हैं, तो जो दो फीलिंग आती है, आपको भी ऐसे शायद आ रही होगी। पहली फीलिंग आती है, वो आती है, हम अनुभूति होती है हमें गौरव की, कि वी फील अ लॉट ऑफ प्राइड कि हमारी ही मिट्टी के एक शख्स, जिन्होंने एक नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से जो ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने जिंदगी में इतना कुछ अचीव किया। एंड आई थिंक दीपक आनंद जी की उम्र शायद अभी 30 साल भी नहीं होगी। तो तो एक तो गौरव का एहसास होता है, और दूसरा जो एहसास होता है वो होता है पावर का, कि एक फीलिंग होती है कि एक इंसान, उसके पास 29-30 साल की उम्र में, और उनको 5 साल सर्विस के हो चुके हैं, तो शायद वो 23-24 साल के रहे होंगे जब उन्होंने ज्वाइन किया था, कि इतनी ताकत, इतना एबिलिटी टू कंट्रोल, इतना एबिलिटी टू चेंज जो मिलना है। और 23-24 साल में किसी और करियर में लोग सोच रहे होते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कि वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, नौकरी ले लेनी है, कि पढ़ाई कर लेनी है, किस चीज की तैयारी करनी है। तो इन दोनों चीजों का एहसास इनके प्रोफाइल को देखकर होता है। जो एहसास नहीं होता है इनकी प्रोफाइल को देखकर, जिसका मैं साक्षी रहा हूं, वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। वो है इनकी विनम्रता का। मुझे लगता है कि जैसा हम लोग पढ़ते थे और जैसा सुनते थे कि जब इंसान बहुत अचीव करता है और जो पेड़ जो है बहुत फलों से लद जाता है तो झुक जाता है। जब हो सकता है कि इस 2 घंटे में आप इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन जब आप कभी इनसे मुखातिब होंगे और इनसे मिलेंगे, तो आपको एहसास होगा कि वो शायद इन पे 100% लागू होती है। तो मैं अब आपके और दीपक जी के बीच में बहुत ज्यादा नहीं आऊंगा, मैं केवल इस चीज को फैसिलिटेट करूंगा। मेरी सबसे पहले दरखास्त है दीपक जी से, कि मैंने तो आपका परिचय दिया, लेकिन आप खुद एक बार अपने जिंदगी की यात्रा को बच्चों के साथ, और जो अभिभावक हैं साथ हमारे साथ, उनके साथ एक बार अपने यात्रा को थोड़ा साझा करते। और दो रिक्वेस्ट है कि उस जर्नी के जो आप बताएंगे बच्चों को, उसमें दो चीजों का आप काइंडली जिक्र जरूर लाएंगे। पहली चीज ये दीपक जी, कि आपने असफलताओं को, नाकामयाबियों को, क्योंकि आप कामयाब हैं ये तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन आपने अपनी नाकामयाबियों को कैसे हैंडल किया अपनी जिंदगी में, एक उसको आप जरूर पर्सपेक्टिव में लाएंगे। और दूसरा एक जो हमारा रिक्वेस्ट है वो ये है कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो आप स्कूल के दौरान या अपने कॉलेज के दौरान करते थे अनकॉन्शियसली, जो अब आपको बहुत हेल्प करती है, या जिसने आपको यूपीएससी के इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए बहुत हेल्प किया है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि पिछले बार हमारे साथ एक आज तक में काम कर चुकी डॉक्टर शिल्पी झा थी, तो उन्होंने कहा था कि वो लाइब्रेरी में बहुत पढ़ती थी क्लास 7th-8th में, उनको शौक था। और ये उनको मीडिया में जब उन्होंने काम किया तो उनको रियलाइज हुआ कि ये जो उनकी पढ़ने की हैबिट थी उसने बहुत हेल्प किया उनको पूरी जिंदगी में। तो दीपक जी, अब स्टेज आपका है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, और थैंक यू वंस अगेन, इट इज ऑल योर्स। सबसे पहले तो आपकी जर्नी से शुरुआत करेंगे। थैंक यू विशाल जी। एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे? यस यस यस। विशाल जी, आपका पूरा नाम विशाल गौरव है, और हमें भी गौरव है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। यू आर सच अ नाइस स्पीकर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं मिथिलांचल के स्टूडेंट्स और मिथिलांचल के गार्जियन से रूबरू हो सकूं यूपीएससी के संदर्भ में। विशाल जी, क्या मैं जान पाऊंगा कि इस ऑडियंस में स्टूडेंट्स और उनके गार्जियंस भी हैं? जी, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें गार्जियंस भी हैं, इसमें कुछ टीचर्स भी हैं
जो या तो बच्चों को यूपीएससी से रिलेटेड कुछ पढ़ा रहे हैं या अदरवाइज भी अपना एक जेन्युइन इंटरेस्ट है, क्योंकि एक जो ऑरा है यूपीएससी का वो तो हम सभी के जहन में रहता है, इसलिए वो जुड़े हैं इस सेशन में। थैंक यू विशाल जी फॉर एक्सप्लेनिंग दिस। अब मैं, जैसा विशाल जी ने बोला है, हम लोग हिंदी में कन्वर्सेशन करेंगे और करनी भी चाहिए। इतनी अच्छी भाषा है कि हम लोगों को। दीपक जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है? हेलो, हेलो विशाल जी, अब आ रही है क्या? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है दीपक जी, अब आ रही प्लीज। है, शायद कुछ कुछ नेटवर्क इश्यू रहा होगा। जी हाँ विशाल जी, मैं अपनी जर्नी कुछ शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ या कुछ वाक्यों में एक्सप्लेन करूंगा। मेरा पूरा नाम दीपक आनंद झा है। मैं दरभंगा को बिलोंग करता हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा दरभंगा पब्लिक स्कूल से हुई है, जैसा विशाल जी ने आप लोगों से जिक्र किया अभी। मैं कक्षा चौथी तक यहीं दरभंगा पब्लिक स्कूल के रामबाग कैंपस में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने अपनी शिक्षा रामकृष्ण मिशन से की है। रामकृष्ण मिशन से मैंने क्लास वर्ग 10वीं और वर्ग 12वीं से उत्तीर्ण किया। उसके बाद मैंने 1 साल तैयारी की और मैं आईआईटी धनबाद में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से बीटेक किया। रामकृष्ण मिशन में मैं 2001 से 2008 तक था। मैं 2010 से 2009-10 सेशन से 2013-14 के सेशन में आईएसएम धनबाद में रहा। आईएसएम धनबाद में शिक्षा के दौरान मेरी प्लेसमेंट, जैसा विशाल जी ने बताया है, तो कंपनियों में हुई थी। एक टाटा स्टील में और दूसरी स्लम बर्जर में। नॉर्मली लोग जब आईआईटी जाते हैं और जब अच्छी प्लेसमेंट होती है तो बहुत खुशी होती है। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। और एक जो प्लेसमेंट में टर्म होता है पैकेज, जिसे आप लोगों ने भी सुना होगा या आगे सुनेंगे, वो पैकेज बहुत ही इंटाइसिंग चीज होती है। मुझे भी बहुत खुशी हुई थी। खासकर उस टाइम पे स्लम्बर्जर एक जो कि जर्मन कॉन्ग्लोमेरेट है, मतलब विदेशी कंपनी है और पेट्रोलियम ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन में इन्वॉल्व है। ये बहुत अच्छा पे करती है। और आईआईटीज में 0 डे प्लेसमेंट, मतलब पहले दिन जो कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट लेने के लिए, उसमें स्लम्बर्जर का फर्स्ट स्लॉट होता है। तो मैंने टाटा स्टील और स्लम्बर्जर में स्लम्बर्जर को चुना। उसमें मैं भी एक 20-21 साल का एक आईआईटी का स्टूडेंट हुआ करता था। और जब मेरी प्लेसमेंट हुई थी, आई बिकेम सो हैप्पी। तो मुझे लगा कि अब लाइफ चेंज होने वाली है, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा। फिर जब मैंने जॉब ज्वाइन किया कॉलेज से निकलने के बाद, तो स्लम्बर्जर ने मुझे दुबई भेजने की बात की। वहां पे हम लोग की कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है। और वहां जाके मुझे पता चला कि स्लम्बर्जर के कुछ ऑयल फील्ड्स मिडिल ईस्ट मीन्स इराक, ईरान, सऊदी, यूएई, अबू धाबी, यहाँ पे होते हैं। तो मेरी पहली पोस्टिंग इन्होंने की दुबई में। मैं दुबई में 7 दिनों तक इंटर्नशिप किया। फिर इन्होंने मुझे इराक भेजने की बात की थी, इराक और बहराइन। इसी क्रम में मैं जब कॉलेज से निकला था तो मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स
उस टाइम पे अप्रैल में हुआ था। अप्रैल में मैं कॉलेज से निकला था, यूपीएससी का प्रीलिम्स उसमें मई में हुआ था। कॉलेज से निकलते ही मैंने प्रीलिम्स दी थी। तो मैं जब दुबई में था तो उस समय यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। हेलो, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ विशाल जी, ऑडिबल हूँ मैं? जी जी। मेरी आवाज क्लियर है? हेलो, 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 हेलो। आवाज क्लियर है? हाँ विशाल जी, मैं ऑडिबल हूँ ना? जी जी। हाँ। तो यू 2014 में मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था मई में। और जब मैं दुबई में अपने कंपनी की इंटर्नशिप कर रहा था, इंटर्नशिप मीन्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम, फॉर्मली ज्वाइन करने के पहले, तो उस समय यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। तो जब रिजल्ट आया तो आई गॉट क्वालिफाइड, मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके साथ एक डिलेमा और था मेरे साथ कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेंस 4 महीने बाद था, 5 महीने बाद था, और नौकरी भी मैं कर रहा था। और नौकरी हैंडसमली पेड नौकरी, अच्छी नौकरी जिसका इंडस्ट्री में एक नाम है। तो मैं डिलेमा में पड़ गया। मैंने अपने माता पिता, कुछ दोस्तों से बात की। और चूंकि हम लोग बिहार से हैं, और बिहार में भी मिथिलांचल से हैं, जहाँ पे यूपीएससी की क्रेज एक अलग ही होती है। तो मेरे घर वालों ने एक बार भी नहीं सोचा मुझे वापस बुलाने के लिए। उन्होंने बोला कि बस चले आइए आप। पर दूसरों के लिए आसान होता है, जो आदमी खुद उस परिस्थिति में रहता है उसके लिए बहुत दुविधा की स्थिति हो जाती है। और मैं एक जस्ट ज्वाइन किया हुआ आईआईटी ग्रेजुएट, जिसके सारे बैचमेट्स यहाँ वहाँ प्लेस्ड हैं, एक 21-22 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था ये। फिर मैंने अपने कुछ अच्छे दोस्तों, बहुत करीबी दोस्तों से बात की। उन्होंने भी बोला कि बस दीपक तुम चले आओ, क्योंकि तुम दे सकते हो मेंस। तो थोड़ी बहुत मन में अंदर से थी ही कि नहीं, देना तो है ही। घर वालों और दोस्तों के सपोर्ट से और थोड़ा फोर्स मिला। फिर मैंने जस्ट मैं अपने मैनेजर के पास गया। मैंने बोला कि मुझे रिजाइन करना है। तो ही बिकेम सरप्राइज। बोला नहीं नहीं, कल आना आप अभी जाइए, कल आइएगा। मैंने बोला नहीं सर, मुझे रिजाइन करना है, मुझे वापस इंडिया जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं, अभी तो तुम इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं, आप जाके सोचिए और फिर आइए। मैंने बोला सर मैं भी सोच चुका हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स भी सोच चुके हैं, और जो भी मेरे लिए मैटर करते हैं वो सब सोच चुके हैं कि मुझे वापस आना है। तो मैंने अपना टिकट कटवाया, मैंने बैग पैक किया, मैं दुबई से दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद मैंने रियलाइज किया कि कॉलेज एक नेस्ट होता है जिसमें आप प्रोटेक्टेड होते हो, घोंसला होता है जिसमें आप प्रोटेक्टेड होते हो। वो आपका किंगडम होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं आप बाहरी दुनिया से कम अफेक्टेड होते हो, सिंस यू आर इन अ कैंपस, वेल नीट कैंपस, और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लोग होते हैं। द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ दैट कॉलेज, जैसे ही आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो आपको रियलाइज होता है कि बाहरी दुनिया इज नॉट सो रिसेप्टिव, मतलब उतनी फोर्थ कमिंग, उतनी कंफर्टेबल नहीं होती। यहाँ आपको सब कुछ खुद करना होता है, खुद अपना रास्ता ढूंढना होता है। कॉलेज से मैं निकला, दुबई गया, दुबई से दिल्ली आया। अब मेरे पास 4 या 5 महीने थे यूपीएससी मेंस देने। मैंने
आईआईटी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से की। और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपको हर वो चीज पढ़नी होती है जो कि आपके आसपास हो रहा होता है। कहा जाता है कि फिर हेलो विशाल जी, आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ। तो अब मैंने यूपीएससी मेंस की तैयारी शुरू की। यूपीएससी मेंस में मैं आपको बता दूं, यूपीएससी मेंस में 9 पेपर्स होते हैं। एक पेपर एसे का होता है, 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं। जनरल स्टडीज मीन्स जनरल नॉलेज, जिसको आप अभी यहाँ की भाषा में समझते होंगे। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, इंटीग्रिटी, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, कल्चर, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं वो जनरल स्टडीज में आता है। फिर यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट आपको चूज करनी होती है, जिसके 2 पेपर होते हैं। इसके अलावा एक इंग्लिश और एक कोई लैंग्वेज, जिसमें मैंने हिंदी चूज की थी। जनरल स्टडीज और एसे सबको देना होता है, और एक एक्सपर्टीज पेपर जिसको ऑप्शनल पेपर बोलते हैं वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने हिस्ट्री सेलेक्ट की थी। अब आप सोचेंगे कि मैं एक बीटेक स्टूडेंट, आईआईटी से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सो व्हाई डिड आई चूज, मैंने हिस्ट्री क्यों चूज की? इसके 2 कारण हैं। एक, मुझे बचपन से न्यूज़पेपर्स पढ़ना अच्छा लगता है, और जब भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत को न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से कवर करता है। हम्म। जैसे गांधी जी के काम या नेहरू जी के काम, या बचपन से आदमी 15 अगस्त और 26 जनवरी देखता है, या टीवी पर या स्कूल में या कॉलेज में या कहीं और, उसको एक गर्व होती है कि मैं भी भारतीय हूँ। फिर वो थोड़ी बहुत भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहता है, या वो कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करता है। फिर उसको एक शब्द सुनाई देती है, संविधान। तो मैंने भी बचपन से, मैं भी इन चीजों से प्रेरित हुआ, प्रभावित हुआ। तो धीरे धीरे मैं आधुनिक भारत के घटनाक्रम से जुड़ता चला गया। मुझे भी जानने की इच्छा होती थी कि आखिर भारत आजाद हुआ तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ? आज भी भारत पाकिस्तान में कश्मीर की समस्या क्यों है? हमेशा हम लोग न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल्स पे सुनते हैं कि कश्मीर ये, कश्मीर वो। तो ये मेरे मन की जो ये थी, इंक्विजिटिविटी जिसको बोलते हैं, मतलब कारण कारण जानने की इच्छा, कारण परीक्षा जिसको बोलते हैं, वो बढ़ती गई, और मैं हिस्ट्री से प्रभावित होता चला गया और मेरी रुचि जागती गई। तो जब ऑप्शनल चूज करने का सब्जेक्ट आया तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट थे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। तो मुझे सबसे रिलेटेबल, जो मैं अपने आप से कनेक्ट कर पाया, वो हिस्ट्री लगा। तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज की।
पर इसके साथ एक समस्या थी कि चूंकि मैंने हिस्ट्री चूज की, पर मेरा हिस्ट्री से मेरा बैकग्राउंड नहीं था। क्लास 10 के बाद मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी, तो मुझे राइट फ्रॉम जीरो पढ़ना था। और अक्सर जो यूपीएससी करते हैं वो पहले 1 साल की कोचिंग करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। पर मेरे पास बस 4 महीने का समय था। इसी 4 महीने में मुझे जीएस भी पढ़ना था, हिस्ट्री भी पढ़नी थी, अपना राइटिंग स्किल भी सुधारना था, सब कुछ करना था। जब मैंने हिस्ट्री चूज किया तो हिस्ट्री के सिलेबस को देखा, तो हिस्ट्री के 2 पेपर होते हैं। एक पेपर में एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया कवर होता है, और दूसरे पेपर में मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री कवर होती है। वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स इंडिया के अलावा जो बाकी देशों की हिस्ट्री है उसको भी पढ़ना होता है। जैसे आप सुनते होंगे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, नाजिज्म, फासिज्म, इटालियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब कुछ। तो मुझे हिस्ट्री का एक पार्ट अभी तक समझ में आया था, वो मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया को मैं कहीं ना कहीं वो डिस्टेंट मेमोरी में चली गई थी, और वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे बस वर्ड्स में याद थे, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, बस नाम सुना था। तो मेरे पास एक लंबा चैलेंज था कि मैं ये सारी चीजों को कैसे कवर कर सकूं। एक्सक्यूज मी दीपक जी। हाँ हाँ, एक्चुअली ये 40 मिनट्स के बाद जो है सेशन खत्म हो जाता है जूम का, तो हम सभी को हाँ वापस जस्ट लिंक को क्लिक करना होगा, मुझे लगता है 2-3 मिनट के बाद। तो आप लोग घबराएं नहीं, सीधा क्लिक करें, हाँ, वापस हम लोग इसी रूम में होंगे। राइट, श्योर प्लीज। श्योर श्योर। तो विशाल जी, मैं वही आपको बता रहा था या सबों को बता रहा था। तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिली कि मुझे न्यूज़पेपर्स पढ़ने की आदत थी, और वो भी न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये आदत मैंने अपने कॉलेज टाइम में डेवलप की थी। मैं जब आरके मिशन में था तो वहां पे मुझे मैगजीन्स पढ़ने की आदत थी। इसको मैंने न्यूज़पेपर पढ़ने में कन्वर्ट किया। कॉलेज में जब मैं फ्री रहता था, आईआईटीज में थोड़े फ्री टाइम ज्यादा मिलते हैं पढ़ने, क्लास के बाद यू गेट एम्पल ऑफ टाइम। उसमें मैंने 2 पेपर रखे हुए थे, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। मैंने इन पेपर को एक्सटेंसिवली पढ़ा। शुरुआत में दिक्कत आई, इंग्लिश इनकी बहुत स्टैंडर्ड है, और जो न्यूज कवरेज है वो भी बहुत स्टैंडर्ड है। पर धीरे धीरे मैं पढ़ता गया और मैं कनेक्ट करता गया। जब मैंने 2-4-5 महीने जब इन दोनों पेपर्स को पढ़ लिए, तो मुझे वर्ल्ड या इंडिया में जो कुछ भी होता था उससे मैं रिलेट कर पाता था। जैसे उस टाइम पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मूवमेंट चलती थी, जिसके आज रिजल्ट अरविंद केजरीवाल जी हैं, उसको मैं रिलेट करने लगा। रिलेट इन द सेंस कि मुझे समझ में आने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो तो रहा था, ये सबको समझ में आ रहा था, और उसके पीछे कारण क्या है, कि सोसाइटी में असंतोष क्यों है, लोग क्यों नाराज है। ये चीज मुझे अब समझ में आने लगी थोड़ी बहुत। यूपीएससी यही चीज खोजता है। वो जानना चाहता है कि आप किसी सिचुएशन या किसी इंसिडेंट को कैसे रीड करते हैं। जैसे अभी कोरोना है, अभी कोरोना का टाइम है। कोरोना के टाइम पे हर किसी को पता है कि मजदूरों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई,
मजदूर घर आना चाहते हैं या चाहते थे, लेकिन कोई अपनी नौकरी छोड़ के भी अपना घर आना चाह रहा है। ये एक फैक्ट हो गया जो कि हम लोग सभी ने देखा कि बड़े शहरों से बिहार और उत्तर प्रदेश काफी मजदूर आए। पर अगर मैं मैं बहुतों से पूछूं कि इसके पीछे कारण क्या है, कि क्यों कोई अपनी नौकरी छोड़ के आना चाहेगा यहाँ पे, तो मुझे फैक्चुअल आंसर कम मिलेंगे, मुझे कॉन्क्रीट आंसर कम मिलेंगे।